बीएससी पार्ट सेकंड ईयर के विद्यार्थियों का जूलॉजी के 13वें लेसन में हार्दिक अभिनंदन है। विद्यार्थियों, हम वक्षीय गुहा की संरचना के बारे में स्टडी कर रहे थे और वक्षीय गुहा की संरचना जो है उसके बारे में हमने कल आपको बताया था कि सबसे ऊपर डोर्सल साइज जो है वहां पर होता है वर्टिब्रल कोलुमन, वर्टिब्रल कोलुमन, ठीक है। ये रिब्स है, ये डायफ्राम है, ठीक है। सॉरी, ये स्टर्नम है भाई, स्टर्नम, स्टर्नम, ये रिब्स हैं। हमें पता है कि ह्यूमन के अंदर 12 पेयर रिब्स पाई जाती हैं और इन रिब्स के बीच में ये देखिए एक पेशी यहां पर है जो इस रिब्स की ऊपर वाली सतह से जुड़ी है, तो इससे पीछे वाली की नीचे वाली सतह के साथ जुड़ी मिलेगी आपको। ये देखिए, ये है कोस्टल मसल्स, ओके। इसी के साथ, इसी के बाद देखिए ये जो दूसरी जो कोस्टल मसल्स है वो देखिए इसके नीचे जुड़ी है, तो इससे पीछे वाली के साथ ये ऊपरी सिरे के साथ जुड़ी हुई मिलेगी। इस प्रकार की संरचना में ये पाई जाती हैं। ये देखिएगा, इस प्रकार से ये अक्ष शेप की संरचना बनाता है। ये है इंटरनल इंट्राकोस्टल मसल्स और ये है एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल मसल्स, इंट्राकोस्टल मसल्स, ओके। इसके बीच में यहां पर लंग्स पाया जाता है। आपको मैंने बताया था कि लंग्स में खुद में कॉन्ट्रैक्शन एवं रिलैक्शन करने की कैपेसिटी नहीं होती। इसकी जो वक्षीय गुहा है ये अगर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन अगर करेगी तो इसके साथ में जो लंग्स है वो भी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन करेगा और अपने आयतन में परिवर्तन करेगा। ये जो इंट्राकोस्टल मसल्स हैं इनके अंदर रेडियल पेशियां पाई जाती हैं। कौन सी? रेडियल मसल्स, ठीक है। इसके साथ देखिए कि ये जो है वक्षीय गुहा, इसके अंदर लंग्स पाए जाते हैं और इसके बाद अब हम स्टडी करेंगे, श्वसन की क्रिया का अध्ययन करेंगे निम्न चरणों के अंतर्गत। अब है श्वसन की क्रिया का अध्ययन या श्वसन की क्रिया के चरण। श्वसन की क्रिया के चरण में सबसे पहले है इंस्पायरेशन। श्वसन की क्रिया के चरण, श्वसन क्रिया के चरण। नंबर 1 इंस्पायरेशन, या निःश्वसन। इसको क्या कहते हैं? निःश्वसन। निःश्वसन, इसमें देखिए यह एक सक्रिय क्रिया होती है। यह एक क्या है? सक्रिय क्रिया है। यह क्या है? एक सक्रिय क्रिया है। यह एक सक्रिय क्रिया है जो पेशियों के संकुचन के फलस्वरूप होती है। जो पेशियों के संकुचन के फलस्वरूप होती है। जो पेशियों के संकुचन के फलस्वरूप होती है।
पेशियों के संकुचन के फलस्वरूप होती है। निःश्वसन के समय क्या होता है कि एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल मसल्स में संकुचन की क्रिया होती है। क्या कैसे होती है देखिए, एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल मसल्स एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में संकुचन हो गया। एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल मसल्स में संकुचन की क्रिया होती है जिससे पसलियां आगे व बाहर की ओर खिंच जाती हैं, जिसके कारण पसलियां क्या होती हैं, पसलियां आगे व बाहर की ओर निकलती हैं, बाहर की ओर निकलती हैं। ठीक है। पसलियों की इस गति के कारण स्टर्नम नीचे की ओर झुक जाता है। स्टर्नम नीचे की ओर झुक जाता है। झुक जाता है। स्टर्नम क्या होता है, नीचे की ओर झुक जाता है, जिसके अतिरिक्त पसलियों के साथ ही डायफ्राम की रेडिया पेशियों में भी संकुचन होता है। इसके साथ ही मैंने पीछे जो अभी जो बताया था इंट्राकोस्टल मसल्स, उनमें रेडियल पेशियां पाई जाती हैं, वहां नहीं, वो कंफ्यूज बताया गया था। डायफ्राम जो है वहां पर रेडियल पेशियां पाई जाती हैं। ओके, उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। तो इसके साथ डायफ्राम की रेडियल पेशियों में भी संकुचन होता है। रेडियल पेशियों में भी संकुचन होता है। ठीक है। और जिसके फलस्वरूप यह गुम्मद के आकार की हो जाती है, जिसके कारण यह गुम्मद आकार की हो जाती है भाई, गुम्मद आकार की हो जाती है। इसके कारण यह गुम्मद के आकार की हो जाती है। इस प्रकार की क्रिया में वक्ष गुहा का आयतन पीछे की ओर बढ़ जाता है। वक्ष गुहा का आयतन इस क्रिया के कारण वक्ष गुहा का आयतन पीछे की ओर बढ़ जाता है। आयतन बढ़ जाता है। इस प्रकार पसलियां, डायफ्राम और स्टर्नम मिलकर गुहा का आयतन 3 दिशाओं में बढ़ाते हैं। यह क्यों बढ़ता है कि पसली, स्टर्नम, डायफ्राम ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, 3 दिशाओं में बढ़ते हैं। 3 दिशाओं में बढ़ते हैं। ठीक है।
ये तीनों तीन, और वक्ष गुहा के आयतन के बढ़ने से प्लूरल गुहा का आयतन भी बढ़ जाता है। इसके बाद क्या है कि वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने से प्लूरल गुहा का आयतन भी बढ़ जाता है, आयतन भी बढ़ जाता है। आयतन भी बढ़ जाता है। प्लूरल गुहा का आयतन बढ़ गया है। यहां पर फेफड़े फूलने लगते हैं, वायु बाह्य नासा छिद्र द्वारा अंदर की ओर प्रवेश करती है। अंदर की ओर प्रवेश करती है और फेफड़ों में पहुंच जाती है। फेफड़ों में पहुंच जाती है। देखिए क्या हुआ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में संकुचन हुआ, जिससे पसलियां आगे व बाहर की ओर निकली। स्टर्नम नीचे की ओर झुक जाता है। इसके साथ ही डायफ्राम की रेडियल पेशियों में भी संकुचन होता है, जिसके कारण यह गुम्मद के आकार की हो जाती है और वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। रिब्स स्टर्नम एंड डायफ्राम तीनों दिशाओं में बढ़ते हैं, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है तो प्लूरल गुहा का आयतन भी बढ़ता है। जिसके अंदर लंग्स होते हैं तो लंग्स का आयतन भी बढ़ने लगता है। लंग्स का आयतन बढ़ने लगता है तो वायु बाह्य नासा छिद्र से अंदर प्रवेश करती हुई फेफड़ों में पहुंच जाती है और इंस्पायरेशन की क्रिया हो जाती है, और यह है इंस्पायरेशन। इसके बाद नेक्स्ट जो सेकेंड स्टेप है वो है एक्सपायरेशन। सेकेंड स्टेज जो है वो है एक्सपायरेशन। इसके बारे में देखिएगा। इसके बाद है एक्सपायरेशन, उच्च श्वसन। एक्सपायरेशन या उच्च श्वसन। ये एक निष्क्रिय क्रिया है, पैसिव। ये पैसिव प्रोसेस है। ये क्या है, एक निष्क्रिय क्रिया है और इस अवस्था में परिवर्तन निःश्वसन के विपरीत दिशा में होता है। इंस्पायरेशन के जस्ट उल्टे उसके अंदर प्रोसेस होती है। तो इसमें देखिए इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरकोस्टल मसल्स में संकुचन होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स में संकुचन होगा। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स में संकुचन हुआ और इसके अंदर संकुचन की क्रिया होने से स्टर्नम पुनः ऊपर की ओर आ जाती है। पसलियां स्टर्नम नीचे की ओर झुकी थी ना, तो अब क्या हुआ, डायफ्राम की रेडियल पेशियों में शिथिलन की क्रिया होती है। इससे देखिए पसलियां आगे गई थी, पसलियां पीछे आ जाती हैं। स्टर्नम नीचे ऊपर की ओर आ जाता है। ऊपर की ओर आ जाता है। डायफ्राम की रेडियल पेशियों में संकुचन के स्थान पर क्या होता है, शिथिलन होता है।
शिथिलन। क्या हुआ है? शिथिलन होता है। डायफ्राम की रेडियल पेशियों में क्या हुआ? शिथिलन होगा, शिथिलन। जिसके कारण ये गुम्मद आकार से कैसी हो जाती है? सॉरी, पीछे वाले में गुम्मद आकार नहीं था, उसमें चपटा आकार था, करेक्शन कर लीजिएगा। अब ये गुम्मद आकार की हो जाती है। एक्सपायरेशन में कैसा था? चपटे आकार की। कैसी हो गई थी? चपटे आकार की हो जाती है। और वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और पसलियां, स्टर्नम, डायफ्राम तीनों दिशाओं में पुनः पूर्व स्थिति में आती हैं, पूर्व स्थिति में आती हैं। ओके। वक्ष गुहा का आयतन कम होने से प्लूरल गुहा का आयतन भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और फेफड़े क्या लगते हैं? होते हैं सिकुड़ने लगते हैं। फेफड़े क्या होते हैं? सिकुड़ने लगते हैं। और वायु बाह्य नासा छिद्र द्वारा बाहर की ओर निकलती है। वायु बाहर वातावरण में उत्सर्जित कर दी जाती है और एक्सपायरेशन की क्रिया हो जाती है। एक बार फिर से इधर गौर लगा के देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि एक्सपायरेशन में क्या हुआ। ये कैसी क्रिया है? पैसिव क्रिया है। इसके अंदर श्वास का बाहर निकलना क्या है? पैसिव क्रिया है, एक्सपायरेशन है। इसमें देखिए इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स में संकुचन होगा, जबकि इंस्पायरेशन में क्या हुआ था? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में संकुचन हुआ था। इसमें पसलियां क्या है? पीछे की ओर निकलती हैं, जबकि उसमें क्या था? आगे की ओर निकलती थी। स्टर्नम ऊपर की ओर आ जाती है, उसमें स्टर्नम नीचे की तरफ आई थी। इसके साथ ही डायफ्राम की रेडियल पेशियों में भी शिथिलन होता है, जिसके कारण यह गुम्मद आकार की हो जाती है। पहले वाले में मैंने गुम्मद ही लिख दिया था, यहां पर गलती से आप लोग वहां करेक्शन कर लीजिए, चपटे आकार की हुई थी वहां पर, और ये चपटे आकार से वापस कैसे हो गई? गुम्मद के आकार की हो जाती है। ठीक है। वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। पसली, स्टर्नम, डायफ्राम तीनों दिशाओं में पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिससे प्लूरल गुहा का आयतन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्लूरल गुहा का आयतन कम हो जाएगा तो फेफड़े का आयतन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फेफड़े का आयतन कम हो जाएगा तो फेफड़े क्या लगेंगे? सिकुड़ने लगेंगे, मतलब शिथिलित होंगे। और उसके अंदर से जो वायु है वो वायु बाह्य नासा छिद्र द्वारा बाहर की ओर निकलती है और वायु बाहर वातावरण में उत्सर्जित कर दी जाती है। और इसके साथ ही एक्सपायरेशन की क्रिया जो है वो कंप्लीट हो जाती है। और ये थी श्वसन की क्रियाविधि। इसमें देखिए इंस्पायरेशन था और एक्सपायरेशन था। ठीक है। इसके बाद देखिए कि विश्राम अवस्था में क्या होता है। ये देखिए एक्सपायरेशन हो गया है। देखिए विश्राम अवस्था में औसत मनुष्य द्वारा श्वसन चक्र के साथ 7500 मिली वायु को फेफड़ों में ग्रहण किया जाता है। 7500 मिली वायु को फेफड़ों में ग्रहण किया जाता है और फेफड़ों से बाहर निकालता है। ठीक है। और वायु के इस परिणाम को जवाहरी आयतन कहते हैं। और प्रत्येक बार उच्च श्वसन
के उपरांत फेफड़े पूर्णतः रिक्त नहीं होते और इसमें कुछ वायु उपस्थित रह जाती है, और जो वायु इसमें रिक्त रह जाती है बलपूर्वक वायु को बाहर निकालने के बाद भी कुछ वायु क्या है कि फेफड़े में रिक्त रह जाती है, जिसे हम अवशिष्ट आयतन या रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो ये था श्वसन की मैकेनिज्म, जिसमें हम 2 स्टेप पढ़े हमने, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है कि श्वसन की क्रिया विधि को समझाइए, तो आपको जो पीछे वाले जो वीडियो हैं उनको इंक्लूड करना है। मैंने आपको बताया था श्वसन की क्रिया के अंदर श्वसन किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन बताई थी पिछले वीडियो में। उसके बाद श्वसन में हमने 2 स्टेप बताए थे, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, और इसके बाद हमने वक्ष गुहा की चर्चा की थी यहाँ पर कि फेफड़े में सबसे पहले हमने बताया कि फेफड़ा जो है लंग्स है उसमें स्वयं में संकुचन और शिथिलन की क्रिया करने की कैपेसिटी नहीं होती, मतलब वो उसके आयतन के अनुसार। तो ये क्या करता है कि वक्ष गुहा के आयतन के अनुसार अपने आयतन को घटाता और बढ़ाता है। तो पहले हम पढ़ेंगे कि वक्ष गुहा का आयतन, इसमें लिखेंगे हम वक्ष गुहा के आयतन के अंदर हम वक्ष गुहा की संरचना जो हमने जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बताई थी उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, उसका डायग्राम बनाना है, और उसके बाद आपको श्वसन की क्रिया फिर आपको बतानी है कि इसमें इंस्पायरेशन और फिर उसमें एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों मैंने आपको बोर्ड पे बता चुका हूं मैं। इसके अंदर थोड़ा सा ये करेक्शन था, ये कर लीजिएगा आप, गुम्मद आकार वाला, ठीक है ना, वो वहां थोड़ा सा जल्दबाजी में वो मैंने गुम्मद लिख दिया था, वहां चपटे आकार का होता है, ठीक है। इसके साथ ही हम आगे इसकी पढ़ेंगे फिजियोलॉजी श्वसन की क्रिया विधि की, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।